हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 7 विज्ञान विषय के अध्याय 4 में हार्दिक स्वागत है। तो हमने चैप्टर 1 से लेकर 3 तक सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को अच्छे से सॉल्व करा रखा है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 4 ऊष्मा के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं और अंतर लिखिए। हमें प्रयोगशाला में यूज होने वाली जो तापमापी है और एक डॉक्टर के द्वारा जो थर्मामीटर यूज किया जाता है, उन दोनों के बीच क्या समानता है और क्या असमानता है, इन दोनों को हमें बताना है। तो सबसे पहले हम समानता की बात कर लेते हैं कि समानता क्या क्या है। तो देखें, पहली समानता है, दोनों ही थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। ठीक है, दोनों ही थर्मामीटर, चाहे वो प्रयोगशाला तापमापी हो या फिर डॉक्टरी थर्मामीटर हो, दोनों में एक लंबी, बारीक और एक समान व्यास की क्या होती है, कांच की नली होती है। दूसरी समानता क्या है, दोनों थर्मामीटरों के बल्ब में क्या भरा होता है, पारा या मरकरी भरा होता है। ठीक है, ये दोनों में क्या है, समानता है। फिर आगे बात कर लेते हैं हम अंतर की कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो हमने एक भाग में प्रयोगशाला तापमापी लिखा है और दूसरे भाग में डॉक्टरी तापमापी। देखें, पहले अंतर की बात करें तो प्रयोगशाला तापमापी शरीर के ताप के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के ताप मापने के उपयोग में लाते हैं। जो प्रयोगशाला तापमापी है वो शरीर के ताप के अलावा जो अन्य वस्तुओं के ताप होते हैं उनको उपयोग में, ताप को मापने के लिए उपयोग में लाते हैं। वही बात करें डॉक्टरी तापमापी की तो उसका उपयोग केवल शरीर का ताप मापने के लिए ही किया जाता है। ठीक, दूसरा अंतर है, जो प्रयोगशाला तापमापी होती है उसका परिसर 10 डिग्री सेल्सियस, कहाँ 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर माइनस 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वही बात करें डॉक्टरी तापमापी की तो इसका जो परिसर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक, तीसरा अंतर है, इस तापमापी की लंबाई प्रयोगशाला तापमापी से क्या होती है, कम होती है। इस तापमापी की जो लंबाई है वो किस डॉक्टरी तापमापी से क्या होती है, कम होती है, जबकि इस तापमापी की जो लंबाई है वो प्रयोगशाला तापमापी की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। ये गलती से यहाँ प्रिंट हो गया है, इसका पॉइंट इधर था, इसका इधर, यानी प्रयोगशाला तापमापी है, इसकी जो लंबाई है वो डॉक्टरी तापमापी से कैसी होती है, कम होती है। यहाँ पर आएगा डॉक्टरी तापमापी, इससे कैसी होती है, कम। यही जो डॉक्टरी तापमापी है उसकी लंबाई प्रयोगशाला तापमापी की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों में तीनों अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी, एक ऊष्मा का चालक यानी जिसमें ऊष्मा प्रवाहित हो जाती है और दूसरा ऊष्मारोधी जिसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो पहले बात करते हैं ऊष्मा के चालक पदार्थ। तो कौन कौन, लोहा और तांबा। मतलब इनको अगर आप गर्म करेंगे, अगर एक सिरे से गर्म करेंगे तो कुछ समय बाद दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों, इसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है। दूसरा ऊष्मारोधी, तो लकड़ी और प्लास्टिक, ये क्या है, ऊष्मारोधी, इसमें ऊष्मा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर नहीं होता है। ठीक, अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे सामने कुछ रिक्त स्थान दी गई है, इनकी हमें पूर्ति करनी है। पहला है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी द्वारा प्राप्त होती है। इसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हम तापमापी का उपयोग करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर उबलते हुए पानी का ताप, यहाँ पर खाली जगह है, तापमापी से नहीं मापा जा सकता। तो जो उबलता हुआ पानी है उसका ताप हम डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करके नहीं माप सकते। तीसरा, ताप को डिग्री में मापते हैं, तो ताप को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। अगला, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो उसे विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकिरण।
अगला है स्टील की एक बड़ी चम्मच दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण प्रक्रम द्वारा करेगी। यानी अपने एक स्टील की चम्मच लेके उसे दूध के किसी गर्म पात्र में रख दी, तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि स्टील की चम्मच का जो ऊपरी हिस्सा है वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जो दूध से बाहर था। क्यों? क्योंकि उसमें ऊष्मा का चालन हो रहा है। तो वो किस प्रक्रम के द्वारा हो रहा है? तो वो चालन प्रक्रम के द्वारा हो रहा है। अगला, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा खाली जगह रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो जो गहरे रंग के वस्त्र होते हैं वो हल्के रंग की अपेक्षा क्या करते हैं? अधिक ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सफेद कपड़ों की अपेक्षा जो काले गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो ताप या ऊष्मा का ज्यादा अवशोषण करते हैं। ठीक, चलिए अगला है, कॉलम ए में दिए गए कथनों का कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। पहला है थल समीर के बहने का समय। तो जो थल समीर के बहने का समय होता है वो क्या होता है? वो होता है रात। ठीक, फिर समुद्र समीर के बहने का समय। तो समुद्र समीर के बहने का जो समय होता है वो कौन सा होता है? दिन में। फिर गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय। तो गहरे रंग के जो कपड़े हैं वो कब पसंद किए जाते हैं? वो सर्दियों में, ताकि ऊष्मा का ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण हो और सर्दी कम लगे। फिर हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय, तो वो कौन सी है? गर्मी है। ठीक, तो पहले का 4, दूसरे का 3, ग का 2 और घ का 1, इनका आपको आपस में मिलान कर देना है। अगला, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्दियों में एक बड़े से मोटा वस्त्र पहनने की अपेक्षा है आप अगर उसी मोटाई के कई परत वाले या कुछ एक से ज़्यादा कपड़े अगर भले वो हल्के हैं, मोटे नहीं है, उनको पहन लोगे तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, यानी ज़्यादा ठंडक नहीं लगेगी, यानी गर्मी ज़्यादा एहसास होगा। तो ऐसा क्यों होता है वो हमें बताना है। तो कई परतों से बने वस्त्र में उसकी परतों के बीच वायु की परतें क्या रहती है? विद्यमान रहती है। जब आप कई परतों से बना हुआ कपड़ा पहनते हो तो उस कपड़े की परतों के बीच में क्या भरी होती है? वायु। और वायु कैसी होती है? ऊष्मारोधी, उसमें से ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से क्या करती है? रोकती है। ये जो परतों के बीच में वायु भरी गई है, ये वायु हमारे शरीर की जो ऊष्मा है उसको ठंडे परिवेश की ओर जाने से रोकती है। चूंकि एक मोटे वस्त्र की अपेक्षा उसी मोटाई का कई परतों से बना वस्त्र अधिक मात्रा में ऊष्मा को विकृत होने से क्या करेगा? रोकेगा, बाहर जाने से रोकेगा। अतः यह वस्त्र हमें क्या करेगा? अधिक उष्णता या गर्मी प्रदान करेगा। ठीक, अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में चित्र को देखिए, अंकित कीजिए कहाँ कहाँ चालन, संवहन और विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर एक जो चित्र दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस बर्तन के जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो किसके जरिए हो रहा है? चालन के जरिए। ठीक है, फिर इस बर्तन में भी जो ऊष्मा का परिवहन हो रहा है वो किसके जरिए हो रहा है? चालन के जरिए। फिर इस बर्तन से जो इसमें सामग्री रखी गई है उसमें ऊष्मा का जो प्रवाह हो रहा है वो किससे हो रहा है? संवहन विधि से। और फिर उस चीज के उबलने पर जो ऊष्मा का प्रवाह बाहर हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है? विकिरण के रूप में हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर सफेद पेंट किया जाए, व्याख्या कीजिए। तो देखो, घरों की बाहरी दीवारों पर सफेद पेंट करने से दीवारों के पृष्ठ ऊष्मा के बुरे उत्सर्जक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऊष्मा के बुरे उत्सर्जक, यानी वो बाहर ऊष्मा को अच्छे से उत्सर्जित नहीं कर पाते। वे आपतित ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को क्या कर देते हैं? वापस परावर्तित कर देते हैं, जिससे अधिक गर्मी महसूस नहीं होती है। इसीलिए गर्म जलवायु के स्थानों पर घरों की बाहरी दीवारों पर सफेद पेंट करने का परामर्श दिया जाता है। मतलब क्या है कि जब सफेद पेंट किया जाता है दीवारों पर तो जो सफेद रंग है वो ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जक। बुरा उत्सर्जक का मतलब वो ऊष्मा का कम उत्सर्जन करता है। तो जब भी उस पर को सूर्य की किरण पड़ेगी उसकी दीवारों पर तो वो उसका क्या करेगा? ज्यादातर भाग को परावर्तन कर देगा। ज्यादातर भाग का क्या करेगा? परावर्तन कर देगा, यानी उस ऊष्मा को वापस रिटर्न कर देगा।
तो उससे क्या होगा, दीवारें ज़्यादा गर्म नहीं होगी, और जब दीवारें ज़्यादा गर्म नहीं होगी तो हमें ज़्यादा गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। ठीक है, अगला 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया, मिश्रण का ताप होगा 80 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 से कम, 20 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में। क्या बोल रहा है कि 1 लीटर पानी था, उसका ताप कितना था 30 डिग्री सेल्सियस, 1 लीटर और पानी है जिसका ताप कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को मिला दिया तो जो नया मिश्रण बनेगा उसका तापमान कितना होगा, तो उसका तापमान होगा 30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। ठीक, अगला प्रश्न है 40 डिग्री ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया गया, इस प्रक्रिया में ऊष्मा 40 डिग्री ताप की क्या है, लोहे की एक गोली है और उसी को एक कटोरी में रखा है जिसमें 40 डिग्री तापमान पर जल उबला हुआ है, तो इसमें ऊष्मा का क्या होगा, लोहे की गोली से जल की ओर स्थानांतरित होगी, न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। तीसरा ऑप्शन, जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी या दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। तो ऐसी स्थिति में जो तापमान दोनों का देखो समान है तो ऊष्मा का प्रवाह का होगा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होगा। तो यहाँ पर जब दोनों का तापमान समान है तो न तो लोहे की गोली से जल की ओर होगा और न ही जल से लोहे की गोली की ओर तापमान स्थानांतरित होगा, दोनों का तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, दोनों का तापमान उतना का उतना बना रहेगा। अगला प्रश्न है लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबो गया है, इसका दूसरा सिरा, लकड़ी की एक चम्मच है उसको आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, तो क्या इसका दूसरे सिरे पर कुछ परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो ऑप्शन दे रहा है कि क्या चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा या ठंडा नहीं होगा। तो ठंडा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें अभी कोई ऊष्मा नहीं है, वो ठंडा है। ठीक है, और लकड़ी की जो चम्मच है वो क्या है, ऊष्मारोधी है, तो ऊष्मारोधी यानी उसमें ऊष्मा का प्रवाह होता ही नहीं है, तो उस पर कुछ भी असर देखने को हमें नहीं मिलेगा। ठीक, अगला प्रश्न स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या हो सकता है। जितनी भी इस्पात की या जो स्टेनलेस इस्पात या जिसे हम स्टील कहते हैं साधारण भाषा में, उसकी जो तली होती है उस तली में कॉपर की परत चढ़ाई जाती है, इसका कारण क्या है। तांबे की तली जो तली है वो कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है, या स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, या स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। तो इसका जवाब होगा तीसरा ऑप्शन, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा जो तांबा है वो ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, इसी कारण से उसकी निचली परत किसकी बनाई जाती है, तांबे की बनाई जाती है, ताकि बर्तन जल्दी से गर्म हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अभ्यास के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।